नमस्कार सभी छात्रों को और हमारे सभी मित्रों को। मैं आपके अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ संस्कृत के फॉर्मूले के माध्यम से, संस्कृत के कुछ सूत्रों के माध्यम से वर्णों के उच्चारण और उच्चारण स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो संक्षिप्त में एक सूत्र है, ये सारा सूत्र है। इसी सूत्र को अगर हम अपने ध्यान में रखेंगे या अपने याद कर लेंगे, अपने स्मरण में रखेंगे, तो इसके आधार पर हम वर्ण का जो उच्चारण है और उसका उच्चारण स्थान है तथा उसको क्या कहा जाता है उच्चारण स्थान के कारण, इसलिए उसको हम आज इसी चीज को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, अह कु विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे कि अ, इसके बाद कु का मतलब यहाँ पर क वर्ग हो गया, ह का मतलब यहाँ पर ह है, और विसर्जनीय का मतलब यहाँ पर विसर्ग होता है। अर्थात क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए कंठ से उच्चारित होने के कारण उसको कंठ वर्ण कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर दूसरा जो सूत्र दिया गया है, इचुय शानाम तालुम, अर्थात ई का मतलब यहाँ पर दोनों ई से है, हर्षई और दीर्घई। इसके बाद चु वर्ण का मतलब हुआ, चु का मतलब हुआ च वर्ग, और य तथा एवं तालव्य श, इस तरह से हर्षई दीर्घई च वर्ग य और तालव्य श, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। कंठ से जस्ट ऊपर के भाग को तालु कहा जाता है, इसलिए इसको तालव्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से तीसरा है ऋटुर पानाम मूर्धा, अर्थात री टू का मतलब हो गया ट वर्ग, र मूर्धन्त श, री ट वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, र और मूर्धन्त श का उच्चारण स्थान मूर्धा, मतलब नीचे से हम सीरियली आते हैं तो पहले कंठ, उसके बाद तालु, इसके बाद मूर्धा। तो इसका उच्चारण स्थान री का ट वर्ग का, र का और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, और इसी कारण से इसको मूर्धन्य के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से अगला फॉर्मूला है लिरि तुलसानाम दंता, अर्थात लिरि का तु का मतलब तो वर्ण से है, तो वर्ग से है, तो थ द ध न, इसके बाद ल और ताल ये दंत स, इसका उच्चारण स्थान दांत से होता है। जिह्वा जो है हमारे दांत को स्पर्श करता है इसके उच्चारण में, इस कारण से इसको दांत से उच्चारित होने के कारण इसको दंत वर्ण के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से ये जो है उपुपाधाम्यामानी या नाम ओष्ठो, अर्थात हर्षौ, पु का मतलब यहाँ पर हर्षौ और दुर्गौ से है। इसके बाद पु का मतलब यहाँ पर वर्ग से है, और इसके बाद उपधामान्य का मतलब होता है प के पहले अगर विसर्ग के स्थान पर अगर ये वाला चिन्ह लगा हुआ है इसको उपधामान्य कहा जाता है। इसलिए हर्षौ, दुर्गौ, प वर्ग और उपधामान्य जो दिया गया है यहाँ पर, तो इसका उच्चारण हमारे होंठ से होता है, इसलिए ओष्ठ से उच्चारण होने के कारण इसको ओष्ठ वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये जो वर्णों का उच्चारण स्थान और उसका फॉर्मूला दिया गया, सूत्र दिया गया है, अगर आप ये सूत्र को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो फिर ये चीज रटने की जरूरत नहीं है। ये सूत्र के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सा वर्ण इसमें आता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है और उन वर्णों को किस नाम से जाना जाता है। तो इससे आपके हिंदी में और संस्कृत में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है, और कुछ प्रश्न सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसलिए जो हमारा आगामी जो 2023 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसके लिहाज से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैंने इस चैप्टर को लेकर के आज आपके चैनल पर प्रस्तुत हुआ। और फिर अगले दिन मैं कुछ और एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारा ये चैप्टर कैसा लगा, इसके लिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।